नमस्कार, स्वराज एक्सप्रेस में आप सभी का बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ दिशा। अगर आप शहरों में रहते हैं तो आपने अपने शहर में कहीं ना कहीं छोटी या बड़ी, कच्ची या पक्की अवैध बस्ती या कॉलोनी जरूर देखी होगी और समय समय पर इन अवैध बस्तियों पर प्रशासन की कार्रवाई भी देखी होगी। कभी बुलडोजर चलते देखा होगा तो कभी निगम के अमले को हाथों में हथौड़ा लेकर अवैध निर्माण गिराते हुए देखा होगा। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर ये लोग होते कौन हैं जो इन अवैध कहलाने वाली बस्तियों में रहते हैं? ये लोग कहां से आते हैं? इनमें सरकारी जमीनों पर कब्जा करने की हिम्मत कहां से आती है? क्या ये किसी प्लान के तहत यहां बसाए जाते हैं? क्या इन लोगों के यहां बसने से किसी को कोई फायदा पहुंचता है? और क्या मकसद हल हो जाने के बाद इन्हें यहां से हटा दिया जाता है? इन्हीं कुछ सवालों के जवाब तलाशेंगे आज। मिलेंगे कुछ खास मेहमानों से, पर उससे पहले राजधानी भोपाल से देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। राजधानी भोपाल में एनजीटी के आदेश के बाद अब जिला प्रशासन अतिक्रमण हटा रहा है। भोपाल होटल ताज के ठीक सामने झुग्गी बस्ती भदभदा से बुधवार सुबह अतिक्रमण हटाना शुरू किया गया, आज भी जारी है। बुधवार निगम की टीम बुलडोजर लेकर यहां पहुंची। एनजीटी के आदेश के बाद भदभदा बस्ती से 386 अतिक्रमण हटाए जाने हैं। यहां बरसों से रहने वाले लोगों को मंगलवार तक की मोहलत दी गई थी। इन्हें जिला प्रशासन ने 3 ऑप्शन दिए थे: मुआवजा राशि, पीएम आवास की मंजूरी और चांद बड़ में जगह। बाकी लोगों से भी स्वैच्छिक तरीके से घर खाली करवाए जा रहे हैं। पूरे इलाके में ऐसा लग रहा है मानो भू माफिया के खिलाफ कोई बड़ा ऑपरेशन चलाया जा रहा है। चारों ओर पुलिस का पहरा है। भदभदा चौराहा और करुणा धाम मार्ग पर सख्त बैरिकेडिंग कर दी गई है। बुधवार को भी पुलिस और प्रशासन ने यही तरीका अपनाया था। यहाँ तक कि मीडिया को भी बाहर ही रोक दिया गया था। ये कार्रवाई कहाँ तक जायज है? अतिक्रमण हटाने का तरीका कितना सही है? 50 साल पुरानी है, हम तो बचपने से देखते आ रहे हैं इस बस्ती को। हमारी बहू और जो है हमारा लड़का यहाँ रहता है। पर चलिए हमें अंदर तलक नहीं जान दे रहा है नाश्ता देने के लिए। वो कल से भूखे हैं। बेकार है, सब बेकार है साहब। जो है पैचलिए कुछ नहीं, पैचलिए पहले मकान देना था उन्हें, कहीं पे मल्टी में जगह दे देना था या फिर जो है कहीं का जो है प्लाट देना था कि जो ये जाके वहाँ पे अपना रुकते। अब ये कहाँ जाएंगे? कैसे तोड़ दिया, पूरा सामान तोड़ दिया पैचलिए। इससे ज्यादा बड़ा सवाल ये है कि आखिर ऐसी कार्रवाई की नौबत आती क्यों है? राजधानी भोपाल में प्रशासन और सरकार की नाक के ठीक नीचे अवैध बस्तियां बस जाती हैं। धीरे धीरे बस्तियां बड़ी होती जाती हैं। कच्चे निर्माण पक्के होते जाते हैं। कई बार झुग्गी मकान में, मकान पक्के मकान में और फिर मकान इमारतों में बदल जाते हैं। लेकिन किसी जिम्मेदार को ये सब दिखाई नहीं देता। फिर मामला अदालत तक पहुंचता है। सुनवाई की तारीख पर तारीख मिलती है। आखिर अदालत अपना फैसला सुनाती है। अतिक्रमण है तो हटाना तो पड़ेगा। और इस फैसले के बाद प्रशासन का बुलडोजर आकर खड़ा हो जाता है। सपनों के आशियाने भर भरा कर गिरने लगते हैं। दूसरी ओर उतनी ही तेजी से पीड़ितों के आंसू भी गिरने लगते हैं। लेकिन अफसोस, इन आंसुओं की कोई कीमत नहीं है, क्योंकि अदालत अपना फैसला सुना चुकी है। अब प्रशासन अपना काम कर रहा है। और इन सब के बीच हमारा सवाल वहीं का वहीं खड़ा है, आखिर इन सब का जिम्मेदार कौन? ब्यूरो रिपोर्ट, स्वराज एक्सप्रेस। तो स्वराज एक्सप्रेस की एक खास रिपोर्ट इस मामले पर, इस मुद्दे पर कई सवाल खड़े करती है और इसी सब के लिए आज जो हम चर्चा करेंगे, बातचीत करेंगे, हमारे साथ हमारे खास मेहमान जुड़ चुके हैं। आर्यन उर्मलिया जी, अधिवक्ता हैं आप, मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में। आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आर्यन जी, मेरा सबसे पहला सवाल आपसे ये होगा, बेहद सरल तरीके से मैं इस पेशकश की शुरुआत करना चाहूंगी। जैसा कि आप जानते हैं, आप ही ने पिटीशन दायर की है अदालत में इस मुद्दे को लेकर। भदभदा क्षेत्र में बड़े तालाब के पास जो अतिक्रमण हटाया जा रहा है उसके लिए, तो आप इस पूरे मुद्दे को किस तरह से देखते हैं और किन फैक्ट्स और तथ्यों के आधार पर आप ये मुद्दा अदालत में पेश करेंगे, बताएं। अगर न्यायालय
किसी भी तरीके से इसके समर्थन में आता है कि पहले अतिक्रमण को हटाया जाए, तो सबसे पहले वह यह देखता है कि नोटिस किस तरीके से सर्व हुए हैं और कंपिटेंट अथॉरिटी कौन है। अगर नोटिस जो है वो भोपाल म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने सर्व करे हैं तो उसकी दिनांक क्या थी, कितने दिनों का टाइम दिया गया है, प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस का वायलेशन तो नहीं हुआ है, उसको फॉलो किया गया है नहीं किया गया है, जवाब लिया गया है। और जब कॉलोनी को विस्थापित किया गया था, जब आदिवासी झुग्गियों को वहां पर विस्थापित किया गया था और वहां परमिशन जारी करी गई थी, तो क्या क्या मापदंड फॉलो करे गए थे। तो न्यायालय हर पक्ष की जानकारी लेता है और फिर एक्ट करता है इस पर। जी बिल्कुल आर्यन जी, जैसा आपने बताया अभी, लेकिन इस पूरे मुद्दे में एक सबसे अहम बात ये भी है कि विस्थापना के लिए, लोगों को विस्थापित करने के लिए एक लंबे समय का नोटिस दिया जाना चाहिए। हालांकि इन लोगों को, इन बस्ती के लोगों को, रहवासियों को केवल 24 से 48 से 72 घंटों का नोटिस ही दिया गया। अब देखने वाली बात इसमें यह है कि क्या इतने कम समय में क्या हम ये उम्मीद गरीब लोगों से कर सकते हैं कि वो अपनी विस्थापना कर पाए? क्या ये समय पर्याप्त है आपके मुताबिक? जी, मेरे द्वारा पिछले महीने फाइल एक पिटीशन में यह जो जैसे भोपाल म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने सागर रेजिडेंसी इन सब लोगों को नोटिस दिए थे, करीब 700 से 800 नोटिस सर्व करे थे। तो हम लोगों ने एक पिटीशन लगाई थी मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय में 412/23। उस पर जो नोटिस सर्व हुए थे उनमें 15 दिन के अंदर अपने अपने घर खाली करके नगर निगम को सूचित करने के लिए कहा था। तो हमने उस पिटीशन को माननीय मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय में लगाया था और माननीय मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने हमारे पक्षकारों के पक्ष में निर्णय पारित करते हुए स्टे ऑर्डर जारी करे थे। तो मैं तो ये मानता हूं कि झुग्गी झोपड़ी वालों को अगर नोटिस दिए गए हैं और इतना कम समय दिया गया है तो इट इज द क्लियर वायलेशन ऑफ प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस, क्योंकि ना इतने समय में दे कैन फाइल अ रिप्लाई बिफोर नगर निगम, वो नगर निगम के सामने रिप्लाई नहीं दे सकते। दे कैन नॉट फाइल अ पिटीशन बिफोर मध्य प्रदेश हाईकोर्ट, क्योंकि ये मामला मेरे संज्ञान में भी स्वराज एक्सप्रेस के माध्यम से आया है। तो इसमें मैं स्वराज एक्सप्रेस को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ, क्योंकि मेरे संज्ञान में भी मामला नहीं था ये। जी बिल्कुल। तो इट इज अ वेरी क्रूशियल टाइम फॉर देम कि वो कैसे खाली करें, किस अथॉरिटी को अप्रोच करें, हाउ वेयर दे विल फाइल द अपील। इट इज दी मतलब वेरी बेसिक क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ देम। जी बिल्कुल। और समय सारिणी के साथ साथ अगर वैकल्पिक व्यवस्था की बात कर ले, क्योंकि अगर अतिक्रमण हटाया जा रहा है, अदालत द्वारा यह आदेश जारी किया गया है, एनजीटी का कहना है कि अतिक्रमण अवैध है और उसको हटाना है, तो क्या लगता है आपको कि क्या ऐसे में अदालत को या एनजीटी की तरफ से, प्रशासन की तरफ से, क्या इन रहवासियों के लिए, इन लोगों के लिए कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं की जानी चाहिए? देखिए, जो भी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल माननीय का निर्णय है मैं उसका स्वागत करता हूं और पूरा सम्मान करता हूं, लेकिन अगर नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ऐसा ऑर्डर देती है तो उसके बिहाफ में वो विस्थापना की कार्रवाई भी करती है, विस्थापित भी करने के लिए कुछ ना कुछ निर्णय जरूर देती है। एंड इन गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश देयर इज ओनली वन ऑप्शन अवेलेबल, एक ही ऑप्शन अवेलेबल है शासन के पास विस्थापित करने के लिए, वो है रैन बसेरा। और रैन बसेरा मतलब वैकल्पिक तौर पर अगर हम बात करें प्रारंभिक तौर पर, बिकॉज वी कैन नॉट क्रिएट बिल्डिंग्स इन आवर्स, मतलब हम 2 या 10 घंटे में, हम 4 घंटे में, हम 2 दिनों में बिल्डिंग तैयार नहीं कर सकते उनके विस्थापन के लिए। और कोई 5 या 10 लोग तो है नहीं कि हम उन्हें कहीं एक जगह विस्थापित कर दें। देयर आर हंड्रेड्स ऑफ पीपल, हंड्रेड्स ऑफ फैमिलीज देयर, तो देयर आर ओनली वन ऑप्शन, रैन बसेरा। तो आई थिंक देयर मस्ट बी सम गुड ऑप्शन फ्रॉम द गवर्नमेंट। चलिए, अब इसी पर अधिक चर्चा करने के लिए मेरे साथ आर्यन जी के साथ साथ प्रतीक गिरी गोस्वामी भी जुड़ चुके हैं, जो कि एक समाज सेवी हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है प्रतीक जी। और इन्हीं के साथ अभिषेक तिवारी भी जुड़ चुके हैं, ये भी, आप भी समाज सेवी हैं, आपका भी स्वराज एक्सप्रेस में बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले मैं रुख करना चाहूंगी अभिषेक जी आपका। अभिषेक जी, आप एक समाज सेवी हैं, तो मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि ये जो पूरा मामला है आप इसको किस तरीके से देखते हैं? भदभदा क्षेत्र में बड़े तालाब के पास जो अतिक्रमण हटाया जा रहा है, बीते दिन से लेकर आज के दिन की भी अगर बात कर ले तो अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई लगातार जारी है, तो आप इसको किस तरह से देखते हैं? आप कैसे अपना पक्ष इस पर रखेंगे? जी, मेरा ये मानना है कि आज की तारीख में जब माननीय न्यायालय ने आदेश किया तो ये अतिक्रमण हटाया जा रहा है, पर मेरा ये कहना है कि अतिक्रमण हुआ ही क्यों? जब ये अतिक्रमण हो रहा था तब शासन और प्रशासन क्या कर रहे थे? आज की तारीख में जब वहाँ पे इतने सारे लोग सेटल हो गए हैं, करीबन 650 एनक्रोचमेंट्स हैं जो कि वहाँ से हटाए जा रहे हैं, तो
जब अब वो इतने समय से सेटल्ड है वहां पे, अगर वो कभी सेटल ही नहीं होते वहां पे, अगर शासन और प्रशासन पहले से ही इस बात में अपना ड्यू डिलिजेंस रखता कि वहां पे, अगर इसमें कानून ये है कि जो लेक के आसपास का 50 मीटर का स्पेस है उसमें कोई भी कंस्ट्रक्शन नहीं होगा, वो 50 मीटर का स्पेस खाली रखा जाएगा जी। तो जब वो वहां पे कंस्ट्रक्शन हो रहे थे और लोग आना चालू हो रहे थे और रहना चालू हो रहे थे, कोई एक दिन में तो नहीं बस गए सब लोग जी। तो जब बस रहे थे तब शासन और प्रशासन ने कोई एक्शन लेके तभी क्यों नहीं रोका उन्हें, और आज फिर ये कार्रवाई की जा रही है, तो इसकी वजह से ज्यादा असुविधाएं होती है लोगों को। अब उन्हें फिर से एक नए सिरे से अपना रहवास ढूंढना है। जब वो आए थे रहने के लिए तभी शासन और प्रशासन को उसमें संज्ञान लेके उन्हें एक अच्छी जगह अलॉट करनी थी जहां पे वो अपना सेटल हो सके जी। मेरा ये मानना है इसमें। जी प्रतीक जी, अब मैं आपका रुख करना चाहूंगी। आपने अभी सुना अभिषेक जी ने क्या कहा, मैं बिल्कुल सहमत हूं इस बात से कि ये तरीका ठीक नहीं है। आप इसको किस तरीके से देखते हैं? आपको क्या लगता है कि क्या कोई वैकल्पिक व्यवस्था पहले से ही प्रशासन को इन लोगों के लिए नहीं करनी चाहिए थी? आप विस्थापना की बात तो जरूर कर रहे हैं, लेकिन अगर कुछ स्थानीय लोगों की हम बात करें तो स्थानीय लोगों का कहना है कि ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है, विस्थापना के लिए कोई भी पुख्ता इंतजाम नहीं किए गए हैं। तो ऐसे में इन लोगों के लिए, रहवासियों के लिए क्या स्थिति बन रही है? जी, मैं बिल्कुल अभिषेक जी की बात से सहमत हूं कि जो ये ऑर्डर हुआ था, पहला ऑर्डर जो माननीय एनजीटी का हुआ था, वो 21/7 को हुआ था पिछले साल। उसके बाद पुलिस को और बाकी सारे प्रशासनों को 4 महीनों का समय दिया गया था कि वो पूरी कार्रवाई करें उन्हें हटाने की, एंड साइमल्टेनियसली उसके साथ ही उन्हें ये भी इंश्योर करना रहेगा कि इन लोगों के लिए दूसरी ड्वेलिंग प्लेस या एडिक्वेट कॉम्पनसेशन दिया जाए। तो ये जो कलेक्टिव ऑर्डर होता है, ये कलेक्टिव ऑर्डर की कलेक्टिव एक्शन मिसिंग है। पुलिस ने उन 3 में से सिर्फ एक ही चीजों को प्रशासन ने चुना और हटाने का काम शुरू कर दिया, परंतु क्या उनके लिए दूसरा ड्वेलिंग हाउस चुनना ये जरूरी नहीं है? इतने सारे लोगों का बेघर हो जाना हमारी वो देश के वो है नागरिक हैं, तो ये उन लोगों के लिए एक समस्या का बात है। दूसरा विषय कि मैं सम्मान करता हूं एनजीटी के ऑर्डर का, परंतु हमें अगर उसकी रीडिंग करेंगे तो हमें दिखेगा बहुत सारे अलग अलग कानून इन्वॉल्व है, इंक्लूडिंग वक्फ बोर्ड एक्ट जी। तो जब 2 लेजिस्लेशन, 2 कानूनों का इन्वॉल्वमेंट है इस केस में, तो कौन सा कानून किसको सुपरसीड करेगा, ये बहुत बड़ा प्रश्न है, और इस प्रश्न को माननीय सुप्रीम कोर्ट ही इसका एडजुडिकेशन कर सकता है मेरे हिसाब से। तो इस पूरे केस में अगर थोड़ी और डिले दिया जाए और कार्रवाई करने का समय मिला जाए तो वो शायद सभी के लिए अच्छा रहेगा। चलिए ठीक है प्रतीक जी, मैं आप सभी के पास एक बार फिर से लौटूंगी। जहां अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई चल रही है वहां जायजा लिया हमारे संवाददाता दुर्गेश गुप्ता ने। भदभदा तालाब के किनारे कैचमेंट एरिया में बनी बस्ती को दूसरे दिन भी हटाने का काम जारी है। नगर निगम और जिला प्रशासन की संयुक्त टीम इसको हटाने के लिए, विस्थापन के लिए आज कार्रवाई जारी है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि आज दूसरे दिन भी यहाँ पर भदभदा के किनारे जो बस्ती बनी हुई थी उसको हटाने के लिए तमाम अमला जो है मौजूद है, तमाम गाड़ियों के साथ में, जेसीबी के साथ में, बुलडोजर के साथ में यहाँ पर अमला मौजूद है। और तस्वीरों में देखा जा सकता, स्पष्ट तौर से देखा जा सकता है किस तरह से आज झुग्गी बस्तियों को हटाया जा रहा है। इसके पहले दिन ही अगर बात करें तो पहले दिन विवाद की स्थिति बन गई थी। इस वजह से करीब 30 झुग्गी बस्तियों को ही यहां से हटाकर विस्थापित किया गया था। लेकिन आज जिला प्रशासन के पास में करीब 100 झुग्गी बस्तियों को हटाने का लक्ष्य है। 100 झुग्गी बस्तियों को करीब हटाकर इनको दूसरी जगह विस्थापित किया जाएगा। इसी के साथ में अगर बात की जाए तो जिला प्रशासन जो यहां से जिनका विस्थापन किया जा रहा है उनको रहने के लिए एक वैकल्पिक व्यवस्था कर रहा है। इसी के साथ में अगर जिनके पास वैकल्पिक व्यवस्था नहीं कर पा रहा है तो उसके लिए 1-1 लाख रुपए के करीब 150 चेक जिला प्रशासन ने तैयार कर रखे हैं, जो कि इनको हटाने के साथ में अगर वे खुद की व्यवस्था करते हैं तो उनको 1-1 लाख रुपए का चेक पर परिवार को दिया जाएगा। हालांकि एनजीटी के आदेश के बाद जैसे ही यह सूचना और आदेश मिला झुग्गी वासियों को, बस्ती वासियों को कि उनकी जो मकान है वो उन मकानों का विस्थापन किया जाएगा, उसके बाद विवाद की स्थिति बन गई थी। इस विवाद की स्थिति से निपटने के लिए और किसी प्रकार की विवादित स्थिति नहीं बने उसको लेकर पुलिस बल तैनात किया गया है। चप्पे चप्पे पर पुलिस बल लगाया गया है। करीब 1000 की तादाद में पुलिस कर्मियों को तैनात किया गया है। चारों तरफ से जो बस्ती है, बस्ती के चारों तरफ से एरिया को सील कर दिया गया है। किसी भी प्रकार से आने जाने वाले लोगों पर प्रतिबंध लगाया गया है। अगर यहां पर रहने वाले लोग आते जाते हैं तो उनके
जो उनके कार्ड जो हैं, उनकी आइडेंटिटी कार्ड, उनका परिचय पत्र जांच कर ही उनको अंदर प्रवेश जाने दिया जा रहा है। किसी भी प्रकार से आने जाने वाले लोगों को यहां पर अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है। जहां तक कि मीडिया कर्मियों तक को भी अंदर शूट करने के लिए, अंदर कवरेज करने जाने पर प्रतिबंध लगाया गया है। स्पष्ट तौर से माना जा सकता है कि काफी सुरक्षा के घेरे में इस झुग्गी बस्तियों को, इस बस्ती को खाली करवाया जा रहा है। कैमरामैन अमित स्योटे के साथ दुर्गेश गुप्ता, स्वराज प्रेस भोपाल। तो एक बार फिर से इसी मुद्दे पर ज्यादा चर्चा करेंगे। हमारे साथ जुड़े हुए हैं हमारे सहयोगी अभिषेक तिवारी जी। अभिषेक जी, एक बार फिर से मैं आपका रुख करना चाहूंगी। मेरा सवाल अगला ये है, इस पूरे मुद्दे में सबसे अहम बात यह भी है कि इन लोगों को आखिर अतिक्रमण करना पड़ क्यों रहा है? इस अवैध जमीन पर इन लोगों को, इन रहवासियों को यहां आकर क्यों रहना पड़ रहा है? सरकार की अगर बात करें तो सरकार का कहना है कि तरह तरह की योजनाएं चलाई जा रही हैं, प्रधानमंत्री आवास योजना चलाई जा रही है, लेकिन इन सब चीजों के, इन योजनाओं के बावजूद इन्हें आवास नहीं मिल रहे और ये अतिक्रमण कर रहे हैं। इस पर आप क्या कहेंगे? इसमें मैं ये कहना चाहूंगा कि इन्हें अतिक्रमण इसलिए करना पड़ रहा है क्योंकि जो जनरल पब्लिक है उनमें अवेयरनेस की कमी है। उन्हें आधी से ज्यादा जो सरकार के द्वारा चलाई गई स्कीम है उनकी जानकारी नहीं है, जिसका वो लाभ नहीं ले पाते हैं। तो सबसे पहले तो पब्लिक में, जो जनरल पब्लिक है, उनमें अवेयरनेस फैलाने की जरूरत है। और अभी भी जो इनको हटाया जा रहा है तो इनको चांदबड़ में जगह दी जा रही है। साथ में अगर ये अपनी खुद की व्यवस्था कर लेते हैं तो उन्हें उसके लिए कंपनसेशन दिया जा रहा है, जैसा कि अभी बताया 1 लाख रुपए का चेक दिया जा रहा है। तो इसमें एक्चुअली प्रॉब्लम है कि इनके बीच में अवेयरनेस की कमी है। इन्हें अगर अपन अवेयर कर दें कि आपको यहाँ पे रहने की जगह, आप दूसरी जगह, आपको ये योजना है, आप इनके तहत ये लाभ ले सकते हैं, तो फिर इन चीजों की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो अपने यहाँ क्या है कि अपने यहाँ पब्लिक बहुत ज्यादा है, अवेयरनेस के लिए स्कीम्स बहुत कम है। सरकार कोई भी योजना बना देती है, सरकार की अभी कुछ नहीं तो हजारों योजनाएं चल रही हैं, लेकिन आम आदमी को 10 योजना के बारे में भी नहीं मालूम है। तो उस योजना का क्या फायदा जो कि आम आदमी जिसका लाभ ना उठा पाए, और लाभ ना उठाने का कारण क्या है कि उसे उस योजना के बारे में मालूम ही नहीं है। ये मेरे हिसाब से ये समस्या है सबसे पहले। चलिए ठीक है। अब आर्यन जी, मैं आपका रुख करना चाहूंगी। मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि जो स्थानीय लोग वहां पर हैं, जिनकी विस्थापना के लिए बात की जा रही है, जिनके मकान तोड़े जा रहे हैं, उनमें से कई स्थानीय लोगों का कहना यह है कि एनजीटी की आड़ में यह अतिक्रमण हटाया जा रहा है। एनजीटी के कंधों पर गोली रख के चलाई जा रही है और इसके तहत यह सब काम हो रहा है। क्या कहेंगे आप इस पे? जो ये आदेश था वो 2014 की पिटीशन का 2021 में आदेश आया था, और इसके परिपालन में एनजीटी ने ऑर्डर किया है भोपाल म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को कि वो इसका परिपालन करे। अब परिपालन किस तरीके से करे ये एनजीटी ने एडमिनिस्ट्रेशन को बताया है, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन उसका बहुत उल्लंघन कर रहा है। हमने सेम मैटर में मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय से स्टे लिया हुआ है, सेम मैटर में, जिसका परिपालन ये बता रहे हैं। क्योंकि हमने उसमें भोपाल म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के ऑर्डर को चैलेंज किया है। वी हैव नॉट कंसिडर्ड द एनजीटी ऑर्डर बाय एनी वे। हमने उसमें भोपाल म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के ऑर्डर को चैलेंज किया है, और एंड वी हैव सक्सेसफुली स्टेड इन दोस प्रोसीडिंग्स ऑफ भोपाल म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। तो कहीं ना कहीं एक बहुत ही मतलब एक न्यायिक जागरूकता कहें उसकी बहुत ज्यादा कमी थी, जो जहां के लोग विस्थापित अभी कर रहे हैं, ये प्रशासन, उनको बहुत ज्यादा एक न्यायिक जागरूकता की कमी थी मेरे हिसाब से। चलिए ठीक है। प्रतीक जी, अब आपका रुख करना चाहूंगी। मैं आपसे पूछना चाहूंगी, अगर इस पूरे मुद्दे की ये जो मामला है, अतिक्रमण हटाया जा रहा है, अब इसकी प्रक्रिया, प्रोसेस को लेकर बात कर ले कि किस तरह से अतिक्रमण हटाया जा रहा है, ये कितना सही और कितना गलत? क्योंकि हम जानते हैं कि सदियों से ये बस्ती है, सदियों से, करीब 50 से 100 सालों से लोग कह रहे हैं कि यहां रह रहे हैं, उनका इमोशनल अटैचमेंट है इस बस्ती से। तो यहां से ये लोग जाना नहीं चाह रहे थे, अडिग थे अपनी बात पे कि मकान नहीं गिरने देंगे, लेकिन इनको ब्लैकमेल करते हुए कहीं ना कहीं प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की, बिजली पानी सप्लाई कट कर दी, और इसी की वजह से बच्चों को, लोगों को, पीड़ितों को तालाब का गंदा पानी पीना पड़ रहा है। तो इस पर आप क्या कहेंगे? ये जो कार्रवाई है, ये जो प्रोसेस है, ये कितना सही कितना गलत? देखिए, मैं तो यही कहूंगा कि अगर ये बातों में सब सच्चाई है तो ये बहुत ही दुखद है कि उन्हें तालाब का पानी पीना पड़ रहा है। रही बात पुलिस के एक्शनों की या प्रशासन के एक्शंस की, तो हम अगर उन ऑर्डर्स को पढ़ते हैं, लोगों को पूरा ऑर्डर पढ़ना चाहिए इसलिए,
तो उसमें माननीय एनजीटी ने कई बार एडमोनिश किया है, डाटा है प्रशासन को कि वो एडुकेट एक्शंस नहीं ले रहे हैं। तो प्रशासन जो है वो बेसिकली रॉक एंड हार्ड बॉल प्लेस के बीच में फंस गया है। वो उन्हें एनजीटी की डांट भी पड़ रही है और यहाँ पे उन्हें पब्लिक सेफ्टी और लॉ एंड ऑर्डर भी मेंटेन करके रखना है। तो ये जो सिचुएशन है बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है, इसलिए इसका निराकरण के लिए थोड़ा समय मिलना बहुत जरूरी है, क्योंकि कहीं ना कहीं एक पक्ष सफर करने वाला है अगर ये चीज तुरंत होती है तो। इसका अगर स्टेप बाय स्टेप मेजर लेके कलेक्टर द्वारा एक्टिव इन्वॉल्वमेंट होता तो ये शायद आज सिचुएशन ऐसी नहीं खड़ी होती कि तालाब का पानी पीना पड़ रहा है और एक ही दिन में सब लोग बाहर किए जा रहे हैं। तो ये कम्युनिकेशन गैप जो है और अवेयरनेस, जैसा कि अभिषेक जी ने और आर्यन जी ने कहा कि कम्युनिकेशन गैप जो है और ऑर्डर जो था एनजीटी का वो थोड़ा सा नॉन स्पीकिंग हो गया इस विषय में कि उसको प्रोसेस को कैसा किया जाए। तो ये जो प्रोसेस है ये ऑनरेबल एनजीटी अगर बता देती तो ज्यादा अच्छा रहता, जो कि नहीं हुआ। जी बिल्कुल प्रतीक जी। आर्यन जी, अब आप बताएं, सरकार का, प्रशासन का लगातार ये कहना है कि जो लोग विस्थापित किए जाएंगे उनको मुआवजा दिया जाएगा, रहने के लिए आवास दिया जाएगा। लेकिन अगर कुछ स्थानीय लोगों की बात सुन ले, हमारे स्वराज एक्सप्रेस के संवाददाता ने कुछ स्थानीय लोगों के परिजनों से भी बात की थी, तो उनका कहना था कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अभी तक किसी भी विस्थापना को लेकर किसी भी आवास दिए जाने की बात अभी तक सामने नहीं आई है। तो क्या आप इस मुद्दे को लेकर कोर्ट में पेश करेंगे कि कुछ लोगों से बात करें तो मुआवजे की बात सच निकलकर सामने आई है, लेकिन वही कुछ स्थानीय लोगों का यह भी कहना है कि मुआवजा नहीं मिला है, ना ही आवास? देखिए, मुआवजा की जो प्रक्रिया है वो प्रशासनिक तौर पर करी जाती है। इस पर हम रिट या एक याचिका दायर तब कर सकते हैं जब कोई प्रशासन की तरफ से एक ऑर्डर हुआ हो और उसका परिपालन शासन ने ना किया हो, तो हम इसको कोर्ट में लेके जाया जा सकता है। लेकिन जो एक मुआवजा की प्रक्रिया है उस पर थोड़ा वक्त लगता है, क्योंकि उसमें जो बिलिंग्स तैयार होती हैं, एक आधार तैयार होता है कि कितना देना है और किस मार्केट रेट के हिसाब से देना है, इनको जगह किस जगह देना है और रहने के लिए क्या क्या एडिक्वेट कंपनसेशन देने हैं इनको, क्योंकि इनकी जो जमीन थी वो तो ले ली गई है। अब जो उसका 2 गुना या 3 गुना इसमें इनको मुआवजे की राशि अलॉट करी जाती है एडिक्वेट कंपनसेशन। और मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय और माननीय सुप्रीम कोर्ट के भी इसमें कितने लैंडमार्क जजमेंट हैं, जिसमें ये तो या तो ये कहा गया है कि झुग्गी झोपड़ियों को मानवाधिकार के तौर पर बिल्कुल उन्हें विस्थापित कहीं ना किया जाए, उन्हें वहीं रहने दिया जाए। बिकॉज अगर कहीं झुग्गी झोपड़ी बनती है तो पहले लाइट आती है, फिर सड़क आती है, फिर और तमाम सारी सरकारी सुविधाएं आती हैं। कोई अचानक से तो एक दिन में झुग्गी झोपड़ियां नहीं बन जाती हैं। देयर आर सेवरल स्टेजेस उसको बनने के लिए। तो माननीय उच्च न्यायालय एवं उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट के भी कितने सारे जजमेंट है जिसमें उन्होंने ये कहा है कि या तो विस्थापन मत करो और या करो तो आज के मार्केट रेट के हिसाब से 2 या 3 गुना कंपनसेशन दो, ताकि जो उनकी मूलभूत सुविधाएं हैं वो अपने हिसाब से उसका सुचारू रूप से संचालन कर सकें। जी बिल्कुल। तो अब देखने वाली बात होगी कि इस मामले में और क्या कुछ निकलकर सामने आता है। हालांकि अतिक्रमण हटाए जाने तो शुरू हो ही चुके हैं और 12 मार्च को इस पर फिर से इस मामले पर सुनवाई होगी। आप सभी मेहमानों का जुड़ने के लिए और मेरे साथ इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो फिलहाल की इस खास पेशकश में इतना ही। आप देखते रहिए स्वराज एक्सप्रेस। नमस्कार।